एक गांव में पिंकी नाम की बंदरिया अपनी मम्मी चंपा लोमड़ी और पापा चिंकू हाथी के साथ रहती थी। पिंकी की मम्मी चंपा बहुत ही सुंदर थी, साथ ही वो बहुत अच्छा मेकअप करना भी जानती थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। पिंकी भी जब जब मम्मी को मेकअप करते देखती तो उसका भी मन मेकअप करने का करता। एक दिन जब वो बाजार जा रही थी तो उसकी मम्मी अपना मेकअप करने लगी। तब पिंकी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी मेकअप करना है और आपके जितना सुंदर बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो और छोटे बच्चों को मेकअप नहीं करना चाहिए। ये तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए है, इसलिए कभी भी इसको यूज नहीं करना। जब बड़ी हो जाओगी तब मेकअप लगाना। पिंकी मम्मी की बात मान जाती है और उनके साथ बाजार जाती है। बाजार में पिंकी को उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक दोस्त मिल जाती है जिसका नाम चुनमुन खरगोशनी था। चुनमुन भी अपनी मम्मी के साथ बाजार आई हुई थी। अरे पिंकी मम्मी, आप हैं? आप तो मेकअप में बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। अरे आप भी चुनमुन की मम्मी, इतनी भी कहाँ सुंदर लग रही हूँ मैं। नहीं पिंकी की मम्मी, आप भला की खूबसूरत लग रही हैं। लाइए मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कहकर चुनमुन की मम्मी चुनमुन को लेकर वहाँ से चली जाती है और पिंकी अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चुनमुन स्कूल में अपने सभी दोस्तों से पिंकी की मम्मी के बारे में बात करती है। अले शीमा, पता है पिंकी की मम्मी बहुत ही सुंदर मेकअप करना जानती है। कल जब हम उसकी मम्मी से बाजार में मिले तो मेरी मम्मी तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। पिंकी तेरा अच्छा है, तेरी मम्मी कितनी सुंदर है। हाँ वो तो है, मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर है। वैसे पिंकी, तुम्हारी मम्मी ने कोई पार्लर का कोर्स किया है क्या, या उन्हें खुद ही ये सारा मेकअप करना आता है? मेरी मम्मी को मेकअप करने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने ये सब खुद से ही सीखा, किसी पार्लर से नहीं। अरे वाह, काश मेरी भी मम्मी पिंकी की मम्मी जैसी होती। सभी की बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और घर जाकर सोचती है, मेकअप के बाद हम बहुत सुंदर हो जाते हैं ना, जैसे मम्मी हो जाती है। और सभी मम्मी की कितनी तारीफ करते हैं। क्यों ना मैं भी एक बार मेकअप करके देखूं, मैं भी फिर मम्मी जितनी सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी मम्मी रसोई में खाना बना रही है। तो वो चुपके से मम्मी के कमरे में चली जाती है और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मम्मी का मेकअप इस्तेमाल करने लगती है। एक एक करके वो क्रीम, फाउंडेशन, ब्लशर, हाइलाइटर, फेस पाउडर सब लगा लेती है और फिर बारी आती है आईलाइनर की। मम्मी आईलाइनर को अपनी आंखों पर लगाती है जिससे उनकी आंखें और सुंदर हो जाती हैं। मैं भी इसे लगा लेती हूँ, मेरी आंखें भी बहुत सुंदर हो जाएंगी। पिंकी ऐसा सोचकर जैसे ही आईलाइनर आंखों पर लगाती है वैसे ही आईलाइनर उसकी आंखों में चला जाता है और वो अपनी आंखें मसलने लगती है और उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। मम्मी मम्मी मेरी हेल्प करो, पिंकी चिल्लाती है और उसकी आवाज उसकी मम्मी सुन लेती है और भागते हुए उसके पास आती है। अरे पिंकी, ये तेरे चेहरे का क्या हाल हो गया? पिंकी मम्मी को सब सच सच बता देती है। मम्मी उसका मुंह साफ करती है और उसकी आंखें धुलवाती है और उससे कहती है, पिंकी मैंने आपको मना किया था ना कि मम्मी का मेकअप यूज नहीं करना। बच्चा, मेकअप आपके लिए नहीं होता, यह बड़े लोगों के लिए होता है और आप तो अभी बहुत छोटे हैं और वैसे भी इसमें बहुत केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन खराब कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मी, आज के बाद नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पिंकी मम्मी से सॉरी कहती है और वो समझ जाती है कि मम्मी जो कहती है तो हमारी भलाई के लिए ही कहती है, इसलिए उनकी बात जरूर माननी चाहिए। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको
भी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, तार इसको। कुन्नू ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा। कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ
अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या? ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है?
जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी। तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे। मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। सिरपुर के जंगल में पीलू चिड़िया संतरे की खेती किया करती थी। उसके संतरों की खुशबू से पक्षियों को बहुत लालच आता था। उसके संतरे पूरे जंगल में बहुत स्वादिष्ट होते थे और उसे बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उसी जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन सुंदरी कालू के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। वे दोनों लालच भरी निगाहों से पीलू के संतरे के बाग को देख रहे थे। कालू सुंदरी से कहता है, माँ मुझे संतरे खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे संतरे लाकर दो ना। सुंदरी उससे कहती है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे संतरे लाकर दूं। अरे माँ, तो क्या हुआ, तुम पीलू के संतरों के बगीचे से संतरे चुरा लो ना। सुंदरी कहती है, अरे बेटा देख तो रहा है ना, पीलू कैसे 24 घंटे वहाँ की चौकीदारी करती रहती है। अभी संतरे चुराना मुनासिब नहीं है। पीलू जब रात में सोने चले जाएगी तब हम संतरे चुरा सकते हैं। अरे लेकिन माँ, रात तक मैं क्या इंतजार करूं? मुझे तो अभी संतरे खाने हैं। सुंदरी कहती है, मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूँ। हाँ, मुझे एक आइडिया सूझा है, तू ध्यान से सुन। मैं किसी तरह पीलू को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाऊंगी। जब पीलू मेरे पास आ जाए तो मैं उससे कुछ न कुछ बातें करते रहूंगी और उसका समय बर्बाद करूंगी। तब तक तू संतरे चुरा लेना। अरे वाह माँ, तुम तो बहुत चालाक निकली।
हा हा हा, अब दोनों माँ बेटे ताजा ताजा संतरे खाएंगे। सुंदरी कहती है, चल अब तू जा, मैं पीलू को आवाज लगाती हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और सुंदरी जोर जोर के पीलू को आवाज लगाती है, अरे पीलू मुझे बचाओ, पीलू मुझे बचाओ, लगता है मेरे किचन में आग लग गई है, पीलू जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। पीलू सुंदरी की चीख पुकार सुनकर उसके पास जाती है। पीलू सुंदरी के घर पहुंचती है। सुंदरी के घर से धुआं निकल रहा था। पीलू हिम्मत करके अंदर जाती है तो देखती है कि सुंदरी ने बहुत सारी अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी वजह से उसके घर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर पीलू सुंदरी से कहती है, अरे क्या सुंदरी काकी, आपने इतनी सारी अगरबत्ती जलाई है, आपके घर में आग वाग नहीं लगी है? सुंदरी कहती है, अरे लगता है ये कालू जलाकर चला गया होगा, मैं अभी आई, मुझे लगा घर में आग लग गई है। इस तरह से सुंदरी पीलू को बातों में उलझाए रखती है और उधर कालू ताजा ताजा संतरे तोड़ लेता है। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस चली जाती है। कालू ताजा संतरे लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। फिर दोनों माँ और बेटे संतरों का मजा लेते हैं। इस तरह से अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू को आवाज लगाती है, पीलू पीलू जल्दी आओ, लगता है मेरे घर में बिच्छू घुस आया है। पीलू फिर से सुंदरी के घर जाती है और जब वो घर के अंदर देखती है तो कहीं पर भी बिच्छू नहीं रहता है। वो सुंदरी से कहती है, काकी आपके घर कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है, चलिए अब मैं अपने बगीचे की रखवाली के लिए वापस जाती हूँ। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से कालू फिर से ताजे संतरे तोड़कर अपने घर ले आता है। ऐसे ही कई दिनों तक सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से संतरे चुराकर खाते रहते हैं और मजे उड़ाते रहते हैं। एक शाम पीलू अपने संतरे के बगीचे में संतरे गिनती है। अरे मेरे संतरे लगातार कम कैसे होते जा रहे हैं, जरूर कोई इन्हें चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू का आवाज लगाती है, लेकिन पीलू उसके पास नहीं जाती है। आज चाहे कुछ हो जाए, मैं तो अपना बगीचा छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे इसकी चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। सुंदरी और कालू निराश हो जाते हैं। कालू सुंदरी से कहता है, माँ ये पीलू तो बहुत चालाक निकली, ये तो टस से मस नहीं हो रही है, अब हम क्या करेंगे, आज लगता है संतरे खाने को नहीं मिलेंगे। सुंदरी कहती है, बेटा रात में जब पीलू सोने जाएगी तब हम संतरे चुरा लेंगे। इस तरह से दोनों माँ बेटे रात का इंतजार करते हैं। इधर पीलू अपने बगीचे में जाल बिछा देती है और सोचती है, मैं अब अपने बगीचे में जाल बिछा दी हूँ, अगर कोई चोर आएगा तो इसमें फंस जाएगा, फिर मैं उसे पकड़ लूंगी। रात होते ही सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे में चोरी करने के लिए जाते हैं। वे खूब सारे संतरे तोड़ते रहते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं वे लोग जाल में फंस जाते हैं और जमीन में बहुत जोर से गिरते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर पीलू तुरंत आती है। पीलू उन्हें डंडे से पीटने लगती है, चोर कहीं के, मेरे संतरे चुराते हो, मैं तुम्हें अब पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसकी पिटाई से सुंदरी बोलती है, अरे पीलू हमें माफ कर दे, मैं सुंदरी हूँ तेरी पड़ोसन, ये कालू है मेरा बेटा। पीलू उन्हें देखकर चौंक जाती है। सुंदरी कहती है, बेटी हमें माफ कर दे, हमें पुलिस के हवाले मत कर। कालू कहता है, पीलू दीदी अगर आप शोर मचाओगी तो सभी पक्षी यहीं आ जाएंगे और फिर हमारी बहुत बदनामी होगी। पीलू कहती है, मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ूंगी कि आप मेरे पूरे नुकसान की डबल भरपाई करेंगे। फिर सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से जितने भी संतरे चुराए थे उनका 2 गुना दाम देते हैं। फिर पीलू उनसे वादा लेती है कि वे लोग आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद सुंदरी और कालू मेहनत करते और पैसे कमाते और पैसे देकर ही पीलू से संतरे खरीदते थे। पीलू इस बात से खुश थी कि ये वे लोग सुधर गए थे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक नगर में रिंकू खरगोश और भल्लू भालू रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रिंकू को जंगल में जाने का काम पड़ता था। वहाँ पर एक चालाक और बदमाश पिग्गी रहता था। वो खरगोशों को लेकर शेरा को बेच देता था। पिग्गी जंगल में मिलने वाले खरगोशों को
रास्ता भटका देता था और फिर उन्हें पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन भल्लू और रिंकू जंगल में गए। भल्लू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रिंकू आगे चला गया। पिग्गी उसको छुप कर देखता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शिकार है। और पिग्गी रिंकू के पास जाता है। अरे खरगोश भाई, कहाँ घूम रहे हो? मैं तो किसी काम से आया हूँ, आप कौन है? मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं यहाँ पर सबकी मदद करता हूँ, खासकर खरगोशों की। लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पिग्गी को गुस्सा आता है, लेकिन वो हंसने का दिखावा करता है। सोच लो खरगोश, कहीं लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन भल्लू वहाँ आ जाता है। उसे देखकर पिग्गी चुप हो जाता है। क्या हुआ, आप परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्त को? नहीं नहीं जी, मैं पास में ही हूँ, अगर मदद लगे तो बुलाना। दोनों दोस्त वापस नगर आ जाते हैं, लेकिन भल्लू को पिग्गी की बात खटक रही थी। रिंकू, वो पिग्गी बदमाश है, तुम्हें उससे जान का खतरा हो सकता है। मुझे भी गलत आदमी लग रहा था, लेकिन मुझे तो जंगल जाना ही पड़ता है। इस बार तो तुम थे, अगली बार क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। भल्लू रिंकू को एक अलार्म घंटी देता है। रिंकू उस अलार्म घंटी को अपने गले में पहन लेता है और थोड़े दिनों बाद वो फिर से जंगल जाता है और थोड़ी ही दूर में उसे पिग्गी मिलता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुम्हारा बड़ा भालू दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाए। किसने कहा कि मेरा दोस्त मेरे पास नहीं है? पिग्गी रिंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिंकू अलार्म घंटी का बटन दबा देता है। भल्लू के पास अलार्म घंटी की तेज आवाज पहुंचती है। फिर भल्लू तुरंत ही रिंकू के पास पहुंच जाता है। पिग्गी भल्लू को देखकर डर जाता है और भल्लू गुस्से में पिग्गी की पिटाई कर देता है। भल्लू और रिंकू की सूझबूझ से अब पिग्गी पकड़ा जाता है और जंगल के रास्ते जाने वाली सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह से भल्लू और रिंकू की बड़ी मुसीबत में भी बड़ी समझदारी काम आई। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज
तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है? क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। एक दिन मोना शेरनी, जो कि चिंटू और ननकी की मम्मी है, वह काम कर रही थी तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी, वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है। चलो ना उसे खोल कर देखते हैं आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो। चलो, ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है। मैंने मना किया ना तुम्हें, जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। चलो, जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो। मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है? चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी, इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है। इसे खोलकर दिखाओ मुझे, इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो। ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और ननकी लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा, तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है? क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें
रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी ननकी वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब ननकी अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया अब साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ ननकी, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं।